Hello everyone, welcome back to the channel. So let's start the today's class. और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरावली हिल्स के बारे में. दिस इज़ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. और आज की क्लास से आपको ये, अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना इसके लिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, सो आई होप कि आज की क्लास में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. So let's start this class, but if you are new to the channel, then please subscribe it and share it as much as possible with your friends, because you people are not at all sharing it. So please do it right now, and thank you, and let's start it. Okay. Okay. And one more thing, join the Telegram so that you get this PDF, and you all have to read it by yourself, because reading by yourself is very very important, and definitely for vocabulary purpose also. If you don't revise, then how can you say that you'll remember these words? So yes, you have to revise these words again and again. So let's start it. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ रैम्पेंट. रैम्पेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से फैल रही है या फैल गई है. तो कोई चीज़ जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इसको हम जनरली यूज़ करते हैं अनडिज़ायरेबल चीज़ों के बारे में, जो अननेगेटिव हैं, जिनका इम्पैक्ट, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. स्प्रेडिंग वाइडली एंड अनचेक्ड, मतलब एकदम बेकाबू होके वो चीज़ फैल रही है. जैसे र्यूमर्स होते हैं ना, किसी के बारे में कोई बात हो और वो किसी को पता चले और तुरंत पूरे स्कूल में फैल गई, कॉलेज में फैल गई, मोहल्ले में फैल गई, और ये चीज़ नेगेटिव है, अनडिज़ायरेबल है. लोग नहीं चाहते ना वो चीज़ फैले, तो बीमारी भी हो सकती है. सो स्प्रेडिंग वाइडली एंड अनचेक्ड मीन्स एकदम लगाम होकर वो चीज़ फैल रही है. समथिंग अनडिज़ायरेबल. अनडिज़ायरेबल, डिज़ायर मतलब हमारी इच्छा, एबल मतलब लायक, और अन मतलब विदाउट. तो कोई चीज़ जो हमारी इच्छा के लायक नहीं है, मतलब हम ऐसा नहीं चाहते हैं, सो इसको हम अनडिज़ायरेबल बोलते हैं. सो ऑब्वियसली ये भी वोकैबुलरी का वर्ड है, हमें पता होना चाहिए. रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है. मीनिंग क्या है, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फैलना. ठीक है. अनकंट्रोल्ड मैनर में फैल रही है, बहुत ज़्यादा. वाइड स्प्रेड है. अनचेक्ड, बेलगाम होके. वाइड स्प्रेड, अनब्रिडल्ड, कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर में, बहुत कॉमन हो गई है वो चीज़, चारों तरफ फैल गई है. तो र्यूमर्स बिकेम रैम्पेंट ऑन सोशल मीडिया. तो जब आप जानते हैं किसी के बारे में कोई बात आ जाए, लोग बिना उसको जांचे परखे फैला देते हैं, उसको यकीन मान लेते हैं. और यही एक सोशल मीडिया का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. सो मैं आपको अगर अपनी तरफ से सलाह दूँ, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ ना, मैं व्हाट्सएप यूज़ करती. व्हाट्सएप मतलब अपनी फैमिली के लिए यूज़ होता है, आप तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए ना. मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती. फेसबुक तो मैंने पता नहीं कितने सालों से कभी देखा ही नहीं है, यूज़ ही नहीं किया. इंस्टा भी मेरे फ़ोन में नहीं है. मैं यूट्यूब चलाती हूँ, अगर बाय में शॉर्ट्स मैंने स्क्रॉल पे शुरू कर दिया, तो मैं तुरंत अपने दिमाग को बोलती हूँ नहीं नहीं, ये क्या है ये. तो आपको भी अपने ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ नॉट सो गुड, है ना. और उसमें फालतू की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी. आपको जो सर्च करना है आप सर्च करिए और देखिए. आप स्क्रॉलिंग वाले काम से हटिए. तो जो र्यूमर्स होते हैं वो सोशल मीडिया पे अनऑथेंटिक भी हैं, बट फिर भी वो फैल जाते हैं. करप्शन इज़ रैम्पेंट इन द सिस्टम. तो करप्शन तो सिस्टम में चारों तरफ फैला ही हुआ है, यही तो प्रॉब्लम है हमारी. रैम्पेंट का मतलब क्या हुआ, रैम्पेंट का मतलब कोई चीज़ तेज़ी से फैल रही है या कोई चीज़ फैली हुई है, बेकाबू होकर फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है वो चीज़. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सैंक्टिटी. ITY लगा हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया. सैंक्टिटी का मतलब हो गया वहाँ की मर्यादा, पवित्रता. जैसे पवित्रता या मर्यादा आती है तो हमको रिलीजियस दिखाई देने लगता है ना, स्पिरिचुअल हमको दिखने लगता है. आपको रिलीजन सिर्फ नहीं है, जैसे कि हम लोग सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक मर्यादा है. कोर्ट की भी मर्यादा होती है. क्लासरूम की भी एक मर्यादा होती है. एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशन की भी एक मर्यादा होती है. तो आप इसको इस तरीके से भी समझेंगे, बहुत लिमिटेड नहीं कर देंगे इसकी डेफिनेशन को. सैंक्टिटी मीन्स उसकी एक मर्यादा है, उसकी पवित्रता है. जैसे एक टीचर है, उनकी भी एक अपनी डिग्निटी होती है ना, उनको भी कुछ कंडक्ट होता है जिसके थ्रू वो बिहेव करें तो ही बेहतर रहेगा. तो आपने अगर वो प्रोफेशन चुना है तो आपको समझनी होंगी वो चीज़ें.
आप कोर्ट के अंदर में रह के किस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं ना, नहीं तो फिर आपके ऊपर में क्या है, कौन सा वो लगाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, आपने कोर्ट की निरादर किया है। तो सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, वहाँ की मर्यादा। Something so important or sacred that it should not be disturbed or harmed। तो कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पवित्र है, सैक्रेड है कि उसको हमें डिस्टर्ब या हार्म नहीं करना है। जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत प्योर है। हमें किसी भी तरीके से अपनी, चाहे वो टीचर की तरफ से एक्टिविटी हो या स्टूडेंट की तरफ से हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो खराब हो। तो उसकी सैंक्टिटी को हमें बनाए रखना चाहिए। सो होलीनेस, उसकी जो पवित्रता है, आपकी सैक्रेडनेस, प्योरिटी एंड डिग्निटी। सो प्लीज़ मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस। तो मान लेते हैं आप कोर्ट के अंदर हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप टेम्पल में हैं, आप क्लासरूम में हैं, वहाँ की मर्यादा को बनाए रखिए। क्लासरूम के अंदर में आपको शांत रहना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, अनवांटेड बातें नहीं करनी है, तो वो चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है। लाउड बिहेवियर ब्रेक्स द सैंक्टिटी ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का एक बहुत क्या होता है, सब आप लाइब्रेरी की भी अगर हम बात करें तो धीरे धीरे बात करनी होती है ना। तो अगर आप चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे तो जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ की सेक्रेडनेस है, जो वहाँ की इम्पोर्टेंस है, आप उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं। सो मैंने कोशिश की है आपको सिर्फ रिलीजियस से आप इस वर्ड को ना जोड़ के, आप इसे एवरी डे लाइफ में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है। सो सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, होलीनेस उसकी है ना, मर्यादा उसकी, डिग्निटी। डन है जी, ये समझ में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कनंट्रम। कनंट्रम का मतलब होता है दुविधा, आपको उलझन हो रही है, आप एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वही होता है कनंट्रम। मीन्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। सो अ कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैसी, जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रहा है, जिसमें हमें उलझन हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, जिसको समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। डिलेमा में हम कंफ्यूजन में हैं, वो चीज़ हमको परप्लेक्स कर रही है, पजल कर रही है, रिडल पहेली बनी हुई है, प्रॉब्लम है, क्वेंड्री है वो चीज़। सो चूजिंग बिटवीन टू जॉब ऑफर्स इज अ रियल आपका कनंड्रम फॉर मी। एब्सोल्युटली, अगर आपको एक ही साथ में दो आपके, सपोज करो कि आपने बैंक में भी पेपर दे रहे थे, बैंकिंग के भी एग्जाम्स दे रहे थे, एसएससी के भी एग्जाम दे रहे और दोनों सेम टाइम पे आपके सेलेक्ट हो गए, तो अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि मैं किस फील्ड के अंदर जाऊँ। इवन बैंकिंग में ही दो अलग अलग आपने एग्जाम्स क्लियर कर दिए तो वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना। बहुत पॉइंट्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे एक को चूज करने या एक को छोड़ने से पहले, तो ये बहुत बड़ी उलझन हो जाती है। सो बजटिंग एवरी मंथ इज अ कनंड्रम फॉर मैनी फैमिलीज। एब्सोल्युटली दिस इज वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और इसीलिए हम लोग हमेशा सफ़र कर जाते हैं क्योंकि हम बजट नहीं करते अपनी चीज़ों को। सो हर एक मंथ की शुरुआत में ही आपको अपनी चीज़ों को बजट कर लेना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ माई मनी एंड दिस मच आई कैन स्पेंड। सो ये एक बहुत बड़ी उलझन होती है बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर में। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब है कोई चीज़ जो लगातार हो रही है, बिना रुके हो रही है। सो मुझे याद है ये इंसेसेंट वर्ड मेरे दिमाग में कैसे छपा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये सीपीओ का एग्ज़ाम था, आई थिंक 2022 का एग्ज़ाम था शायद। तो मेरा स्टूडेंट था, वो दे के आया और उसने ये वर्ड मैंने उसको पढ़ाया था मतलब, और उसके बावजूद वो रॉन्ग करके आया या शायद वो छोड़ के आया था। तो मुझे इतना गुस्सा आया उस पर, और उसके बाद से ये शब्द मुझे वहाँ से लिंक हो गया। तो ऐसे ही होता है ना, हम किसी चीज़ को कहीं कहीं से लिंक करते हैं तो आसान रहती है। तो जब भी मैं इनसेसेंट शब्द पढ़ती हूँ तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। तो इनसेसेंट का मतलब होता है लगातार। तो जैसे रेन वगैरह के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो बारिश लगातार हो रही है। सो इनसेसेंट मीन्स कॉन्टिन्यूअस है, बिना रुके हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, लगातार हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है। तो समथिंग दैट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग ऑफन फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय से बारिश लगातार हो रही है।
अनसीजिंग है, सीज होना मतलब स्टॉप होना, वैसे यहाँ पे सेस दिखाई दे रहा है आपको, सेस मतलब स्टॉप, तो इनसेसेंट मतलब वो स्टॉप ही नहीं हो रही है, लगातार हो रही है, रिलेंटलेस लगातार हो रही है। तो इनसेसेंट प्रेशर अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। कल भी हमने मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी की थी। मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें अपने लिए भी समझनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने अब इस स्टेज पे आके अपनी लाइफ में मैंने अपने आप को समझना शुरू किया है कि यस, हम बहुत चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं बट अपनी सेल्फ को हम प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हैं। सो बिफोर एनीवन प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड देन यू विल सी डिफरेंस। आपके अंदर का प्रेशर खत्म हो जाएगा जब आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई, इनसेसेंट प्रेशर, प्रेशर कैसा, लगातार, मतलब आप कंटिन्यू चिंता में हैं, आप कंटिन्यू स्ट्रेस में हैं आप, तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती ही होती है, ये तो लिख के ले लो। सो अब प्रेशर कैसा है, लगातार है, तो प्रेशर को मॉडिफाई कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हिज incessant फोन कॉल्स अनॉयड मी, तो भाई अगर आप किसी को लगातार फ़ोन कॉल करते रहोगे तो ऑब्वियसली आप उनको परेशान कर रहे हो, आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफर। डिफर्ड का दो मीनिंग है, प्लीज प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब एक जो जनरल मीनिंग होता है डिफर, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आपने, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, स्थगित कर दिया, मतलब आपने उसको पोस्टपोन कर दिया, अब कुछ दिन या कुछ देर बाद में वो काम करेंगे, आपने टाल दिया उस काम को। सो डिफर मतलब आपने उस काम को टाल दिया, बहुत कॉमन आपको दिखाई देगा। सो पोस्टपोन कर देना उस चीज़ को, डिले कर दिया, लेटर टाइम के लिए बाद में करेंगे। सो पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया। पुट ऑफ इज योर फ्रेजल वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है अभी CGL के क्वेश्चन, जब मैं CHSL के मैं क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें पुट ऑफ में सिंगल एफ दे दिया, वैसे ही कॉल ऑफ में सिंगल एफ दे दिया, तो ये गलत है। कॉल ऑफ मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, पुट ऑफ मतलब उसको पोस्टपोन करना, तो दोनों में डबल एफ होता है, एडजर्न कर देना, है ना। सो डेफर्ड का मतलब आपका हुआ क्या करना, जैसे पोस्टपोन कर दिया उसको, तो मीटिंग को क्या कर दिया गया, बारिश की वजह से अब बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया। मान लो जब बारिश रुक जाएगी, जब सारे लोग प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे, अभी के लिए उसको पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, हम डेफर टू जब हम बोलते हैं, इसका मतलब हमेशा होता है किसी दूसरे की बात को मान लेना, ठीक है, वहाँ पे पोस्टपोन नहीं होता है। तो प्लीज पे अटेंशन, डेफर टू समवन, जैसे द मीटिंग वॉज डेफर्ड, उसको मतलब यहाँ पे क्या है, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। बट जैसे द जज डेफर्ड टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, तो इसका मतलब हुआ जज ने डेफर्ड टू मतलब एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, यील्ड कर दिया उन्होंने। यील्ड करना मतलब अपनी बात से छोड़ के दूसरे की बात मान ली, गिव अप कर दिया उन्होंने, मान लिया उन्होंने। तो जज ने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को मान लिया, यहाँ पे क्या है, मान लेना। सो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ डेफर में ये लर्न करके चले जाएं, एग्जाम में ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम बताओ, वहाँ पे पोस्टपोन भी दिखा हुआ है, वहाँ पे अग्री भी दिखा हुआ है, आप फटाफट से पोस्टपोन को मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। एरर क्या था, एरर तो मीनिंग क्या था, एग्री का मीनिंग था। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा तो ऑब्वियसली पोस्टपोन हम मार्क करेंगे, बट इसके में पूछेगा तो हमें एक्सेप्ट मार्क करना होगा। शी डेफर्ड टू हर सीनियर्स डिसीजन, मतलब वो अपने टू लगाया, और इसके साथ हमेशा याद रखना सिंपल रहेगा, टू आएगा आपको, टू समवन, किसी की बात को मान लेना, सो टू आएगा हमेशा, डेफर्ड टू। सो उसने अपने सीनियर के डिसीजन के आगे उसने अपनी बात को त्याग दिया, मान लिया, झुक गई, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब टू एक्सेप्ट और फॉलो समवन्स ओपिनियन और अथॉरिटी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप पैसेज का मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे अगर आप इसका दूसरा मीनिंग नहीं जानते हो तो, और इसके साथ टू आता ही आता है, ठीक है जी। डेफर्ड वर्ब है, बट यहाँ पे जैसे ईडी लगा के ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो हमने इसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, बट डेफर ऑलरेडी इज योर वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज योर इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि दुश्मन के जितनी खतरनाक है वो चीज़, जैसे कि अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना, समय पे खाना ना खाना, रात में लेट नाइट तक जागना, सुबह जल्दी ना उठना, ये सब चीज़ें आपके लिए इनिमिकल हैं। और दिल्ली की एयर में सांस लेना, ये भी भाई बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना, राइट।
सो समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, हॉस्टाइल मतलब वो दुश्मन के जितनी आपके लिए खतरनाक है, डैमेजिंग टू अ पर्सन, आइडिया, सिस्टम और गोल। सो वो हार्मफुल है, एडवर्ड्स है, आप उसके वो आपके लिए बहुत विपरीत सिचुएशन क्रिएट कर देगी, बहुत हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल है, डिलीटीरियस है, वो परनीशियस है, वेरी वेरी हार्मफुल। इलीगल माइनिंग इज इनिमिकल टू द इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर हम इलीगल तरीके से माइन करेंगे तो वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, खतरनाक है। और इसके साथ हम हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू लगाते हैं और उसके बाद फिर हमारा नाउन आएगा। तो अगर वर्ब लगाएंगे तो ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म में आएंगे, क्योंकि इनिमिकल टू इज योर फिक्स्ड preposition. Is it done? So inimical, the parts of speech of inimical is adjective. Very simple, very easy, very nice. अब देखते हैं ग्रीन वॉशिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट माइनिंग इन द अरावलीज। So what is the meaning of green washing? So first of all let's understand this meaning. Green washing का मतलब है, जैसे कि आप देखेंगे आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि ये नेचर से बना हुआ है, ये चीज़ नेचुरल है ना, जूस वगैरह होते हैं, बट एक्चुअली में प्रिटेंड कर रहे हैं वो, बट रियल में वैसा नहीं है। सो यहाँ पे भी वही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट प्रिटेंड कर रहा है कि वो अरावली को सेव कर रहे हैं, बट इसके ओपोजिट हो रहा है। सो लेट्स सी। सो द गवर्नमेंट हैज़ बीन डीलिंग विद अ फायर स्टॉर्म ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनिंग इन द अरावलीज। सो द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो डील कर रही है विद अ फायर स्टॉर्म। फायर स्टॉर्म का मतलब ये आपका एक पूरा, फायर स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, बैकलैश, मतलब जब लोग उनका ओपोज कर रहे हैं उसको, ठीक है। सो फायर स्टॉर्म मतलब बैकलैश, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट डील कर रही है किस बात के ऊपर, जब से उन्होंने माइनिंग आपका अरावली में जो एक नई डेफिनेशन दी है उस बात के ऊपर में। ओके, अब इसकी इसके यहाँ पे ग्रामर पे अभी हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, पहले ये पैसेज कर लें। नवंबर 20 को डेट, हमेशा जो स्टैंडर्ड वे होता है डेट लिखने का वो यही होता है, मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर कॉमा आता है और फिर यहाँ पे ईयर आता है, ठीक है। और हम प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे, ऑन, मतलब इतनी तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया एक ऑर्डर। जो ऑर्डर क्या था, प्रोहिबिटिंग फ्रेश माइनिंग लीजेस इन द रीजन अंटिल अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग अंडर सेंट्रल सुपरविजन वॉज इन प्लेस। ओके, नवंबर 20 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया एक ऑर्डर जिसमें उन्होंने बोला है कि वो फ्रेश माइनिंग की जो लीजेस है, मतलब आप अलाउ कर रहे हो, अब उस रीजन में, उस क्षेत्र में नहीं दी जाएंगी, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। कब तक, अंटिल ये आपका टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, हमेशा याद रखिएगा। अंटिल को हम लोग टाइम की जब कंडीशन देते हैं, और अनलेस को हम लोग जब एक्शन की कंडीशन देते हैं, जैसे कि अनलेस यू वर्क हार्ड, मीन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ये एक्शन ओरिएंटेड वर्ड होता है। और अंटिल जो है, अंटिल आई कम बैक, मतलब जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, तो ये टाइम के ओरिएंटेड होता है। ये भी एक एरर का पॉइंट होता है एग्जाम्स में, तो ये भी ध्यान रखिए। जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग के लिए जब तक नहीं बन जाता है सेंट्रल सुपरविजन में, तब तक आगे फर्दर और माइनिंग के लिए किसी को भी परमिट नहीं किया जाएगा। ओके, ये आपको देखा है, ये कॉमा लगा के दिया हुआ है, तो ये बताया है कि जो ये MPSM है ये किसके सुपरविजन में होगा, ये सेंट्रल के सुपरविजन में होगा। ओके, डन है। द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, हार्ट मतलब कंट्रोवर्सी का कोर क्या है, मेन रीजन क्या है, एसेंस क्या है उसका। कंट्रोवर्सी जो हो रही है उसका रीजन है द रैम्पेंट माइनिंग, क्वेरिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, डिन्यूडिंग the ecological sanctity of the region and worsening air quality in Delhi and हरियाणा। तो इसका कोर कंट्रोवर्सी का कारण क्या है, ऑथर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि राइटर ये बता रहे हैं कि जो वो है रैम्पेंट, जो बहुत तेजी से माइनिंग हो रही है, बहुत तेजी से। क्वेरिंग का एक्चुअली में आप ऐसे सोचो, खोद रहे हैं, मतलब आपने अपने गांव वगैरह में देखा होगा ना, खाई वगैरह होती है, वो खाई कैसे बनी होती है, उसकी जो मिट्टी होती है उसको लोग उठा के ले आते हैं। जैसे मुझे अपने गांव में याद आ रहा है, जब घर बनता था तो एक जगह थी जहाँ से
पूरे गांव के लोग मिट्टी उठा लेते थे और अपने घरों में जाके डालते थे। आपने देखा होगा, आपने घेर ऊंचा करवा रहे हैं, घर ऊंचा करके बनवा रहे हैं, तो मिट्टी कहीं से तो आएगी, तो वो यहाँ से ले आते थे। तो वो जो मिट्टी को खोद खोद के यहाँ पे डाल देते थे ना, तो ये आपका क्वेरिंग होता है। मैंने एक बहुत लेमैन की तरीके से आपको समझाया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो वही जो स्टोन का एक्सट्रैक्शन जैसे हम कहते हैं, और डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कि पेड़ों को काट देना है। सो इनकी वजह से क्या हुआ है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है। जो ग्राउंड वाटर है उसमें बहुत कमी आ गई है। डिन्यूडिंग, इस वर्ड को लर्न करना बहुत आसान है। डी न्यूड, इसमें न्यूड आपको दिखाई दे रहा है। न्यूड का मतलब क्या होता है, नंगा, बेर, है ना। जैसे हम लोग नंगे पैर हैं तो वेयर फुट हो जाता है। डिन्यूड मतलब उसकी जो कवरिंग है उसको आप रिमूव कर दे रहे हैं। सो डिन्यूडिंग इकोलॉजिकल सैंक्टिटी, मतलब जो हमारी इकोलॉजिकल, जो हमारी उसकी जो पवित्रता है, जो उसकी होलीनेस है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, आप उसको ही नंगा कर दे रहे हो। अगर आप इतनी ज़्यादा माइनिंग के लिए परमिशन दे रहे हो तो उस रीजन में आप क्या कर रहे हो, उसकी जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है आप उसको ख़त्म कर दे रहे हो। डिन्यूडिंग मतलब स्ट्रिपिंग समथिंग ऑफ इट्स नेचुरल कवर और प्रोटेक्शन। आप उसको नंगा कर दे रहे हो, सिंपल बोलें तो उसको हटा दे रहे हो, उसको रिमूव कर दे रहे हो। और एयर क्वालिटी जो है दिल्ली एंड हरियाणा की, उसको और वर्सन हो रही है, उसको और ख़राब कर देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो मतलब बात ही क्या हो जाएगी, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो वर्सनिंग, वर्सन का मतलब खराब कर देना, ठीक है। ओके, डन है। तो कुछ तो है तो नहीं गया यहाँ पे, द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, ठीक है। अच्छा, अगर आपके ब्रेन में ये, अब थोड़ी सी ग्रामर की बात कर लेते हैं। द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी इज दैट, अब आप सोचेंगे मैम क्या इस वाले दैट को हम रिमूव कर सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज आप नहीं रिमूव करेंगे। अगर रिमूव करेंगे तो फिर आपको दैट की वजह से, जैसे देखो क्या है ये जो इज है ना, द हार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी क्या है, वो है कि रैम्पेंट माइनिंग, क्वेरिंग एंड डिफॉरेस्ट। अगर इतना होता तो आप दैट को रिमूव कर दो, क्योंकि इसके बाद में आपको नाउन या नाउन फ्रेज की ज़रूरत है। नाउन आ जाएगा या नाउन के फ्रेज भी आ जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा शब्द आएंगे, लेकिन आप नाउन क्लॉज नहीं लगा सकते हो। क्लॉज मतलब दूसरा सब्जेक्ट, पूरा एक सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे ना। बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट बन रहा है। देखो ये रैम्पेंट जो है, ये माइनिंग, क्वेरिंग और डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि बहुत तेज़ी से माइनिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से खुदाई हो रही है, बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस चीज़ को। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बन के क्लॉज बन गया है। इसीलिए यहाँ पे दैट को लगा के हमने एक सेपरेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया है, जो भले ही इसी को बता रहा है, इसी का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए बट यहाँ पे दैट लगाना कंपलसरी है। ओके, अब थोड़ी सी इसकी बात करें। द गवर्नमेंट हैज़ बीन डीलिंग, अब हैज़ बीन डीलिंग यानी हैज़, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका प्रेजेंट में है, ये है ना प्रेजेंट है। ये बीन यानी कि V3 लगाया हुआ है यहाँ पे, और डीलिंग यानी कि ING लगा हुआ है। तो ये कौन सा हमारा स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट में V3 प्लस ING। अब ये बन गया प्रेजेंट के बाद, यानी हैज़ हैव हैड के बाद हम लोग V3 कब यूज़ करते हैं, जब हैज़ हैव हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ऑब्वियसली जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, और फिर उसके बाद ING भी लगा दिया हमने। तो यानी ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे डील का डेल्ट बना दे क्या? अरे नहीं भैया, अब मतलब एक्शन वर्ब तो यही है, लेकिन हैज़ हैव हैड के बाद हमें ING डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते? V3 लगाना इस वाले स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो भी है, उसमें हमेशा बीन ही लगाना क्यों कंपलसरी होता है? क्योंकि देखो ये जो बीन है ये आया कहाँ से है, ये बीन आया है बी की फॉर्म से। बी जो है ये बेस फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, मैं ऐसे लिख देती हूँ। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी R और M, सेकंड फॉर्म होती है इसकी was एंड were, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन, फोर्थ होती है ING, और फिफ्थ होती है इज। तो हमेशा हम लोग जब भी हैज़ हैव हैड को यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आता ही है। अब एक्शन हो रहा है डीलिंग, जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो अब हैव लगाया मैंने। अब टीचिंग जो एक्शन वर्ब है वो तो अभी एक्शन हो रहा है, उसको मैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टीचिंग बना दिया।
तो क्या मैं यहाँ पे दूसरी, अब डायरेक्ट इसके बाद हम आईएनजी तो नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पे बी फॉर्म लगाएंगे, बट बी का कौन सा, थर्ड ही फॉर्म आएगा, क्योंकि इसके बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पे बीन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बीन लगा दिया। और ये हम सेंटेंस कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब जब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन कितनी देर से, 4 घंटे से। अगर मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग, इसका मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ और मैं अभी प्रेजेंट में भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और आई हैव, जब अब आप कहोगे मैम आप ये बात तो ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम टीचिंग से बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप बस आप ये बोल रहे हो राइट नाउ का, अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लो, वहाँ पे परफेक्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करो, आई एम टीचिंग। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पास्ट के कितने, कब से पढ़ा रही हूँ, कब से, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो मैं पास्ट को रिलेट करके प्रेजेंट बताना चाहती हूँ, देन आई हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और यही परफेक्ट का काम है कि जो परफेक्ट होता है ये पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है। तो जब भी आप कंफ्यूज करें कि हम इसमें सिंपली कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं लगा सकते हैं, कॉन्टिन्यूस का मतलब है अभी वो काम हो रहा है, पास्ट से उसका हमने कोई कनेक्शन नहीं रखा है। बट मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं कल से पढ़ा रही हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पास्ट को प्रेजेंट में कंटिन्यू रखा और ये भी बताया कि वो काम चल रहा है, इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। जैसे कि बारिश हो रही है तो रेन इज, आप इट इज रेनिंग। बट अगर हम बोले सुबह से बारिश हो रही है, मतलब कब से शुरू हुई, तो टाइम भी बता दिया हमने, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर दिया, तब हमने यहाँ पे ये लगाया। चलो मैं आपको बहुत सिंपल से एक होमवर्क में देती हूँ, आप मुझे ना 4-5 सेंटेंस बनाएंगे, अपनी मर्जी से बना लीजिएगा, 4-5 सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके, और वहाँ पे फिर आप फॉर एंड सिंस को डेफिनेटली यूज़ करेंगे, बिकॉज आई वांट टू सी कि आपको फॉर एंड सिंस क्लियर है कि नहीं है, वहाँ पे तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। डन है ये, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। While reluctant to impose a complete ban on mining, the court's argument is that it will increase instances of illegal mining, given that India's developmental trajectory requires an incessant supply of stone and minerals. It has nevertheless said that except for government-sanctioned mining of critical minerals, there should be a pause. अब क्या चल रहा है पहले देख लेते हैं। वाइल मतलब जबकि रिलक्टेंट है, हेजिटेट कर रहे हैं, इम्पोज करना मतलब किसी चीज़ को लगाना, लागू करना। कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, तो जो कोर्ट है वो कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग यानी माइनिंग पे कंप्लीट बैन लगाने से क्या कर रहे हैं, रिलक्टेंट हैं। ओके, अब ये जो आपको M- लगा के दिया हुआ है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सो देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रहे हैं। कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या है, कोर्ट क्यों रिलक्टेंट है, अब इसको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। रिलक्टेंट टू इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, क्यों है वो रिलक्टेंट, सो कोर्ट की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट है, इज दैट, कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ये है, देखो अगेन यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब को ऐड किया है ना, और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये इज जो बी की फॉर्म्स मेन वर्ब होते हैं लिंकिंग वर्ब है। तो अगर हम यहाँ पे एक नया क्लॉज लगा रहे हैं तो फिर दैट लगाना कंपलसरी है। अगर क्लॉज ना होता सीधा कुछ आप एडजेक्टिव लगा देते या सिर्फ नाउन लगाते बट सब्जेक्ट ना होता उसका, तब आप दैट ना लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट इट विल इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग, उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम कंप्लीट बैन लगा देते हैं माइनिंग के ऊपर में, तो कोर्ट का कहना है कि ऐसे में तो आपको और ज़्यादा इलीगल माइनिंग होने लग जाएगी। इंक्रीज इंस्टेंसेस मतलब और ऐसे सीन बन जाएंगे, इंस्टेंस मतलब उदाहरण होता है, ऐसे सीन बन जाएंगे जहाँ पे लोग और ज़्यादा इलीगल माइनिंग करेंगे। गिवन दैट, गिवन मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज है ना, क्योंकि जो इंडिया का जो डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो हमारा अभी इस समय का जो पाथ है, जो ग्रोथ है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है इंसेसेंट सप्लाई की, मतलब कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ स्टोन एंड मिनरल्स की हमें ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम मतलब अभी इंडिया क्या है, डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री पे है, डेवलप कर रहे हैं, उनको लगातार स्टोन्स एंड मिनरल्स की सप्लाई की ज़रूरत है, और अगर हम कंप्लीट बैन कर देते हैं माइनिंग के ऊपर में तो इसकी वजह से इलीगल माइनिंग के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है।
It has nevertheless said that except for government sanctioned mining of critical minerals, there should be a pause. It has nevertheless मतलब डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद, है ना, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, बट इसके बावजूद भी उन्होंने और क्या बोला है कि गवर्नमेंट सेंशनड माइनिंग, मतलब जो गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है कि हाँ आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों पे क्या होना चाहिए, पॉज होना चाहिए, बाकी सब चीज़ों पे अभी रोक होनी चाहिए। तो ये अपने आप में थोड़ा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि आप इम्पोज भी नहीं कर रहे हो कंप्लीट माइनिंग को, फिर आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट सेंशनड माइनिंग हो सकती है, बाकी चीज़ें पे पॉज लग जाए, तो ये थोड़ा सा है। आगे देखते हैं। इन डूइंग सो इट हैज़ एक्नॉलेज्ड द सेंट्रल कंट्रोम ऑफ माइनिंग इन द अरावलीज states have limited enforcement capacity and given that this is a source of state revenue, there is a conflict of interest in banning mining। ऐसा करने में मतलब ऐसा क्या करने में, उन्होंने बोला है कि कंप्लीट माइनिंग हम नहीं बैन कर सकते क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट है हमारी उसको ज़रूरत है स्टोन्स एंड मिनरल्स की, तो और अगर हम कंप्लीट बैन कर देंगे तो इससे इलीगल माइनिंग के केसेस और बढ़ जाएंगे। और उन्होंने बोला है लेकिन गवर्नमेंट सेंशन माइनिंग के जो गवर्नमेंट ने सेंशन किया है, परमिट किया है, उसके अलावा बाकी सब पे पॉज होना चाहिए। तो ऐसा करने में इन डूइंग सो मतलब ये जो गवर्नमेंट कोर्ट ने किया है, उन्होंने इस चीज़ को तो एक्नॉलेज किया है। एक्नॉलेज करना मतलब उस चीज़ को मानना, स्वीकार करना कि अभी कोर्ट किस द मेन, यहाँ पे सेंट्रल का मतलब यहाँ पे मेन से है, मेन कोर जो उनका परेशानी है, जो उनका आपका डिलेमा है, वो माइनिंग को लेके अरावली में क्या है कि स्टेट्स के पास में लिमिटेड इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है एंड गिवन दैट दिस इज अ सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, मतलब कि हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि भाई ये एक सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू है, मतलब यहाँ से सरकार के पास पैसा जनरेट होता है, तो इसको कम्प्लीटली रोका नहीं जा सकता है। लेकिन स्टेट्स के पास में इन्फोर्समेंट कैपेसिटी कम है कि इस चीज़ को देखा जा सके कि इलीगल माइनिंग ना हो, उसको सही से कंट्रोल किया जा सके, वो कैपेसिटी भी इनके पास कम है। तो इसी चीज़ में देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है इस चीज़ को बैन करने में। इन द लास्ट ईयर, ये भी वर्ड अभी हम समझेंगे, इन द लास्ट ईयर और इन लास्ट ईयर में क्या डिफरेंस है। द सेंटर हैज़ बीन एक्टिवली प्रमोटिंग द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। What is unacknowledged in this is that reforestation cannot in a predictable way compensate for deforestation। इन द लास्ट ईयर मतलब पिछले साल से जो सेंटर है वो एक्टिवली प्रमोट कर रहा है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, लेकिन उन्होंने क्या चीज़ है जिसको अनअक्नॉलेज किया है, मतलब जो चीज़ उन्होंने समझी नहीं है या जो चीज़ वो समझ नहीं रहे हैं, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप दोबारा से पेड़ लगा रहे हो लेकिन आपने जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो या जो अलाउ कर रहे हो, वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली भाई जो फुल ग्रोन ट्री है और जो अभी हम जिसको लगा रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, उसको ग्रो होने में, उसको वो फुल ग्रोन होने में टाइम लगेगा, तो उस समय तक तो हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो आप वो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, बट ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको देखनी है, इन द लास्ट ईयर क्यों लगाया है। आपने पढ़ा होगा कि लास्ट ईयर के साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करते, फिर ये इन द लास्ट ईयर क्या है। सो देखो मैं यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करती हूँ। इन द लास्ट ईयर का क्या मतलब क्या होता है और लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होते हैं, दोनों के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आप अलग से यूज़ करेंगे। इन द लास्ट ईयर बहुत हिंदी में आराम से मैं आपको बताऊँ, पिछले साल से, इसका हिंदी मीनिंग आप लिख लो अपनी नोटबुक में, पिछले साल से ऐसा काम हो रहा है। तो पिछले साल से इसका मतलब काम पास्ट को रख के प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, पास्ट में काम हुआ और प्रेजेंट में हम उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। इसीलिए जब हम इन द पास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर बोलेंगे तो इसके साथ हमारा जो टेंस बनाते हैं या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा।
सो इन द लास्ट ईयर द प्राइस हैव इंक्रीज्ड, मतलब पिछले साल से प्राइस बढ़े हैं। तो जब हम कह रहे हैं पिछले साल से और उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में भी है, हम इस तरीके से बोल रहे हैं। सो इन द लास्ट ईयर द सेंटर हैज़ बीन एक्टिवली प्रमोटिंग, मतलब पिछले साल से, उन्होंने पिछले साल में ये काम शुरू किया, तो तब से, जैसे कि हम लोग सिंस वाली बात बोल रहे हैं ना, ये वो वाला सेंस दे रहा है ना। जैसे सिंस लास्ट ईयर आप ऐसे करके बोल रहे हो ना, तो ये वो वाला सेंस दे रहा है, तो पिछले साल से, इसलिए हमने यहाँ पे इन द लास्ट ईयर बनाया है। लास्ट ईयर का सिंपली मतलब है पिछले साल, मैं उससे पिछले साल मिला, सरकार ने ये चीज़ पिछले साल अनाउंस की थी, गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट पिछले साल किया था, तो सिंपली हम एक नरेट कर रहे हैं कि ये काम लास्ट ईयर हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन की तरफ हमारा यहाँ पे मतलब होता है। सो इन द लास्ट ईयर एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बट इसका आपका मीनिंग रहता है पिछले साल से, इसका मतलब इसके जो टेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे हैज़ बीन एक्टिवली प्रोमोटिंग, यहाँ पे प्रोमोटिंग है, एक्टिवली इज नॉट योर, इट इज योर एडवर्ब एंड प्रोमोटिंग इज योर मेन वर्ब, ठीक है। सो एक्टिवली प्रोमोटिंग, सेंटर जो है वो पिछले साल से एक्टिवली प्रमोट कर रहा है अरावली ग्रीन वॉल को। तो यही जो अभी हमने पढ़ा था ना, हमने अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन वॉशिंग, दिस इज व्हाट ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मीन्स आप कह रहे हो कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने नेचर को, तो आप ग्रीन अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से आप कह रहे हो कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी धरती माँ को, और दूसरी तरफ में आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। तो ये, और गवर्नमेंट कोर्ट कह रहा है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट आप अलाउ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। देखते हैं, अनदर इंटरवेंशन बाय द कोर्ट वॉज एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी दैट प्रपोज दैट ओनली माउंटेन्स 100 मीटर्स और हायर अबव द लोकल रिलीफ बी कंसिडर्ड इन द अरावली रेंज। ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है। अब देखो, अनादर इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। इंटरवेंशन मतलब अनादर स्टेप जो लिया गया है, अनादर एक्शन जो हुआ है कोर्ट के द्वारा, वो क्या है। तो अनादर स्टेप जो कोर्ट के द्वारा लिया गया है वो है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है रिकमेंडेशंस। किसकी रिकमेंडेशन? जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, जिन्होंने प्रपोज किया था कि ओनली वही माउंटेन्स जो 100 मीटर्स के या उसके अबव हैं, हायर हैं, उनको कंसीडर किया जाए अरावली रेंज में। ये बात समझ में आ गई। एक्सपर्ट कमेटी, अभी ये हम देखो, हम समझते हैं ऐसे, एक्सपर्ट कमेटी ने क्या बोला है कि जो 100 और 100 के अबव वाले हैं, अबव 100 और 100 के अबव वाले हैं, सिर्फ इन्हीं को हम लोग अरावली रेंज का, इसको उसकी कैटेगरी में रखेंगे। ये है आपका एक्सपर्ट कमेटी का मानना, और ये चीज़ को आपके जो कोर्ट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टीमेट, जो एक फॉरेस्ट सर्वे हुआ था 2010 में, अगर हम उसके अकॉर्डिंग माने तो दिस वुड मीन दैट 92% ऑफ द हील वुड बी आउट ऑफ दैट एम्बिट। ये लाइन कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, क्या मतलब है इसका। अगर हम जो 2010 का सर्वे हुआ था, अगर हम उसके हिसाब से देखें, तो जो अभी इन्होंने नई बात बोली है कि 100 मीटर के अबव वाली को ही हम अरावली रेंज के अंदर रखेंगे, 100 और 100 मीटर अबव को, अगर इस बात को माना जाए तो 2010 का जो सर्वे आया था फॉरेस्ट सर्वे, वो ये कहता है कि जो 90% जो हमारी हील्स हैं, वो जो उनको प्रोटेक्शन है अरावली रेंज का, वहाँ से वो बाहर हो जाती हैं। सो आउट ऑफ दैट एम्बिट का मतलब, एम्बिट मतलब वो कवरेज, वो एरिया, तो उस एरिया से वो बाहर आ जाती है। मतलब ये बहुत सीवियर बात है कि 92% हील्स को ही हम लोग वो प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे, वो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस में नहीं रहेगा, तो ओनली 8% बचा जो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा अरावली हिल्स के अंदर आती हैं, ये प्रोटेक्शन जोन है। यानी 92% के ऊपर में आप अपने हिसाब से माइनिंग कर सकते हैं, तो ये है। But the court deferred to the Attorney General, who argued that not using this definition risk reducing the region considered Aravali। अब यहाँ पे समझो, लेकिन अब ये जो शब्द है ना बट, ये थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा है, क्योंकि इसको जब मैंने पढ़ा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई, फिर मैंने ध्यान से देखा क्या कहना चाहते हो भाई आप। कोर्ट ने
अग्री कर लिया, डेफर्ड टू मतलब वो मान लिया उन्होंने, है ना, किसकी, जो अटॉर्नी जनरल मतलब गवर्नमेंट के जो सुप्रीम आपके जो हाईएस्ट लॉयर होते हैं जो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि अगर हम इस डेफिनेशन को नहीं मानते हैं, कौन सी डेफिनेशन, ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन को अगर हम नहीं मानते हैं, सो इससे क्या होगा, दैट नॉट यूजिंग दिस डेफिनेशन रिस्क रिड्यूसिंग द रीजन कंसिडर्ड अरावली, मतलब अगर हम कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन ही नहीं देंगे तो सब अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, सारे स्टेट्स अपने हिसाब से यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 स्टेट से होते हुए अरावली जाती है। तो इसीलिए एक चाहे बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए, बट हम एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और इस बात को अटॉर्नी जनरल ने बोला कि इस डेफिनेशन को अगर हम नहीं मानते हैं तो हम अरावली का जो एरिया है, रीजन है, हम उसको और खो देंगे। तो इसीलिए हमें ये यूनिफॉर्म डेफिनेशन को मानना ही होगा कि 100 मीटर और अबव वाले को ही हम अरावली का टाइटल दें। तो द कोर्ट डिड नॉट रीजन वाई इट ऑप्टेड फॉर वन इंटरप्रिटेशन ओवर द अदर, और कोर्ट ने कोई रीज़न नहीं बताया कि उन्होंने एक चीज़ को क्यों चुना दूसरे के ऊपर में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। सो दूसरा इंटरवेंशन क्या है कोर्ट के द्वारा, उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम 100 मीटर वाले को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 8% ये सिर्फ आपकी जो अरावली हिल्स हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में आती है, 92% विल बी इन वल्नरेबल जोन, यू कैन यूज़ इट। सो अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने बोला था कि अगर हम एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं रखेंगे तो हम और भी ज़्यादा रीज़न को खो सकते हैं। सो ये थोड़ा सा यही कंट्रोवर्सी है सारी की सारी। और अब आप खुद डिसाइड करिए कि ये क्या है और क्या इसके जो आउटक्राई हो रहा है आपका, क्या वो ठीक है या लोग इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। यू पीपल डिसाइडेड बाय योरसेल्फ, इतने तो हम होशियार हैं कि समझ सके। गिवन दैट, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, और कि कोई भी नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, मतलब ये जो अब इवन हमें नहीं पता कि कुछ भी चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोग उसको पढ़ सकें, एक्सेस कर सकें, वो कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन मतलब रिड्यूसेस टू, हर चीज़ ख़त्म होके कहाँ पे आती है, उन्हीं सोर्सेज के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, वन सोर्स ओवर द अदर। तो अब दूसरे कुछ लोग कोई भी कुछ कह रहा है, आपको वही बात माननी पड़ेगी कि अच्छा ये भी तो नहीं पता कि कौन सा पहाड़ कितने 100 मीटर में, कौन सा कितने रेंज का है, ये भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी कोई कह रहा है वन सोर्स ओवर द अदर, हमें उसी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड सच अ सिस्टम, इस तरीके का जो सिस्टम है वो इनिमिकल है इन्वायरमेंटल पॉलिसी के लिए। इनिमिकल मतलब बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी इन्वायरमेंटल आपकी पॉलिसीज़ के लिए। सो मैंने कोशिश की आपको अच्छे से ये जो पैसेज है इसको मैं आपको कन्वे कर पाऊँ, और आई होप कि ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ ट्राई टू रीड इट बाय योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उस पोर्शन को आके वीडियो में देख लेना, बाकी इसको एक बार सेल्फ रीड बहुत ज़रूरी है करना। और आपको और कौन सी ग्रामर की यहाँ पे रूल में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी प्रिपरेशन डन हो चुकी है और अब आप मतलब ग्रामर आपने पढ़ ली है सपोज, और तो न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं एक होमवर्क आपको छोड़ के जाती हूँ। यस, मुझे अभी जस्ट दिखाई दिया आपसे बात करते हुए ही, ये जो एक्सेप्टिंग है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है कि ये जेरेंड है, डिसाइडेड बाय योरसेल्फ। आई वांट टू सी दिस। हाँ, अब मैं आपको एक हिंट भी दे के जाती हूँ। अगर मैं आपको हिंट दूँ, हिज हॉबी इज पेंटिंग, तो ये पेंटिंग जेरेंड है कि मेन वर्ब है। अब आप, और मैं एक बात बताऊँ, जब भी अगर हम किसी को जेरेंड कह रहे हैं यानी कि वो नाउन होना चाहिए, तो नाउन है तो मतलब वहाँ पे आप कोई दूसरा शब्द नाउन का पुट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे नाउन का कोई दूसरा शब्द रख के मीनिंग सेम आ रहा है तो उसका मतलब वो जेरेंड है, यानी कि नाउन वाला है वो। तो देखना, ज़रा डिसाइड करना अपने आप से, मुझे बताना, और ऐसे 3-4 सेंटेंसेस मेरे को देना ज़रूर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आप इस चीज़ को समझें कि ये इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या ये रियल में है। सो आप समझ गए होंगे कि हाँ सच में क्या इशू है। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू इट राइट नाउ। बाय एवरीबॉडी।